राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांगों के लिए सहायता पेंशन बढ़ाकर 4,016 रुपये करने और विद्यार्थियों के लिए डाइट शुल्क बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। यह बढ़ा हुआ पेंशन और डाइट शुल्क जुलाई महीने से लागू किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है इस सहायता पेंशन से 5 लाख विकलांगों को फायदा होगा। सीएम केसीआर ने सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बैठक की। सीएम अभी भी दिव्यांगों के लिए सहायता पेंशन जैसे विभिन्न मुद्दों पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। मंत्री हरीश राव, एर्राबल्ली दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने विकलांगों के लिए पेंशन बढ़ाने के आदेश देने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया है। वित्त मंत्री हरीश राव ने विकलांगों की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सीएम को विशेष रूप से धन्यवाद दिया है। उन्होंने शिकायत की, तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे अधिक पेंशन देता है। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर खुशी जताई, तेलंगाना दिव्यांगों के लिए प्रतिबद्ध एकमात्र राज्य बन गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, युवाओं को अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए देश के लिए काम करना चाहिए। किशन रेड्डी बोईगुड़ा रेल कलारंग सिकंदराबाद में आयोजित 7वें रोजगार मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने आईटी, बैंकिंग और पोस्टल सेक्टर समेत 10 विभागों में नौकरी पाने वाले 176 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि वे 7वें रोजगार मेले के अंतर्गत देश भर में 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज़ादी के बाद यह पहली बार है एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां भरी गई। उन्होंने उम्मीद जताई, युवाओं को बुद्धिमत्ता से भारत आने वाले दिनों में दुनिया पर राज करने के लिए तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने दिवाली के तोहफे के तौर पर 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेला की शुरुआत की है। कौशल विकास के माध्यम से 25 लाख लोगों को कौशल प्रदान किया गया है। सिर्फ सरकारी सेक्टर में नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी करोड़ों नौकरियों की तैयारी की जा रही है। आबकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, तेलंगाना राज्य में पहली बार मिलावटी शराब बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। उन्होंने कहा, आरोपी दूसरे राज्यों और देशों से नकली शराब लाकर अवैध रूप से बेच रहा था। झारखंड के राजा राम सिंह नाम के शख्स ने कहा, वह हरियाणा से शराब की बोतलें लाकर बेच रहा है। इस बात की जानकारी मिलने पर पहुंची मुशीराबाद एक्साइज डिपार्टमेंट पुलिस ने कहा, उन्होंने बड़ी चालाकी से आरोपी को पकड़ लिया और जब्त शराब की लैब में जांच कराई तो उन्हें मिलावटी शराब निकली। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, राजा राम सिंह पहले भी कई बार विदेशी शराब बेच चुका है। दूसरे राज्यों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट मालिकों और यात्री को चेतावनी दी गई है। बसों में विदेशी शराब की ढुलाई की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी शराब लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। राज्य की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। लोगों को सलाह दी जाती है, मिलावटी शराब सप्लाई करने वालों की जानकारी पुलिस को दे। राज्य बीजेपी अगले चुनाव के लिए कमर कस रही है, जिसका लक्ष्य राज्य की सत्ता पर काबिज होना है। इसके तहत बीजेपी के प्रदेश मामलों के प्रभारी सुनील बंसल और चुनाव समिति के अध्यक्ष प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व सांसदों, विधायकों और एमएलसी से मुलाकात की है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव के समय पर उनकी राय ली जा रही है। 100 दिवसीय योजना पर नेताओं की राय जुटाई जा रही है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा कोर कमेटी ने राष्ट्रीय नेताओं के कार्य विभाजन पर चर्चा करते हुए पार्टी के संगठनात्मक पहलों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रकाश और राष्ट्रीय सचिव आनंद मेनन को सौंपी है। प्रधानमंत्री अमित शाह और नड्डा के दौरे पर खबर है, तरुण चुग को दौरे की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रकाश जावड़ेकर और सुनील बंसल को चुनाव मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे इस महीने की 26 तारीख को फिर मिलेंगे और रोड मैप को अंतिम रूप देंगे। तय हुआ है माह के अंत तक चुनाव समितियों का गठन कर लिया जाएगा। बीआरएस नेता दासोजो श्रवण ने आदिवासियों के लिए कर्ज माफी, डबल बेडरूम, बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर सीएम को लिखे किशन रेड्डी के पत्र पर जमकर हमला बोला। जब किशन रेड्डी हवाई अड्डे से बाहर आए तो उन्होंने डबल बेडरूम घरों के निरीक्षण का नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार पर झूठे आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है। उसने पूछा, 31 राज्यों के लिए क्या नीति है, तेलंगाना के लिए एक नीति। उन्होंने यह जानने की मांग की, मोदी और किशन रेड्डी तेलंगाना के प्रति सौतेला प्यार क्यों दिखा रहे हैं। वर्ष 2018 से 2021 तक केंद्र ने तेलंगाना में डबल बेडरूम घरों के लिए एक भी रुपया नहीं दिया है। किशन रेड्डी से पूछा गया, जब आप डबल बेडरूम के पास जाते हैं तो किस तरह का चेहरा रखते हैं। किशन रेड्डी बुलडोजर की धमकियों से बचना चाहिए, जिसका घर तोड़ेगा। श्रवण ने किशन रेड्डी को सुझाव दिया। किरण कुमार, जिन्होंने उस दिन अलग तेलंगाना राज्य का विरोध किया था, लोगों को विश्वास नहीं होगा
वो उनके बगल में बैठकर तेलंगाना का विकास करेंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष शर्मिला ने मांग की है, तेलंगाना के गठन के बाद से केसीआर सरकार ने केवल 58,240 नौकरियां भरी है। उन्होंने कहा सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर झूठ बोल रहे हैं, लाखों नौकरियां भर दी गई है। उन्होंने कहा भले ही 9 साल हो जाएं, वह नौकरी दिए बिना समय बर्बाद किया है। उन्होंने तेलंगाना की मां पर केवल पद अपने परिवार को सौंपकर घोर अन्याय करने का आरोप लगाया। मार्च 2022 में हुई विधानसभा बैठकों में सीएम केसीआर ने भी सफ़ेद झूठ बोला था। 1,30,000 नौकरियां भरी गई हैं। उन्होंने कहा अन्य 80,000 नौकरियां तुरंत भरी जाएंगी। उन्होंने कहा केसीआर की घोषणा के 1 साल बाद एक भी नौकरी नहीं भरी गई, जबकि केसीआर द्वारा नियुक्त बिस्वाल कमेटी ने कहा था 1,91,000 नौकरियां खाली है, लेकिन केसीआर ने उस रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दिया। जिन बेरोजगारों को उम्मीद थी तेलंगाना आएगा तो उन्हें नौकरियां मिलेगी, उन्होंने आलोचना की एक भी नौकरी भरे बिना बेरोजगारों की जिंदगी बर्बाद हो गई। सीपीआई के राज्य सचिव कुन्नमेनेनी संबाशिवराव ने सीएम केसीआर को पत्र लिखकर तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं को जारी रखते हुए उनकी नौकरियों को नियमित करने की मांग की है। सरकार की ओर से अब तक जारी जीईओ 1145 के मुताबिक गेस्ट लेक्चरर्स को पहले की तरह काम जारी रखने और अपनी नौकरी नियमित करने को कहा गया। सरकारी जूनियर कॉलेज में लगभग 1654 लोग अतिथि व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार का कहना है ये सभी अपनी नौकरी जारी रखे हुए हैं। अफसोस की बात है इंटर बोर्ड ने नए अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति एक अधिसूचना भेजी है। इस मामले पर हाई कोर्ट ने अतिथि व्याख्याताओं को जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार सरकार द्वारा दिए गए जीओ नंबर 1145 में अतिथि व्याख्याताओं को जारी रखना आवश्यक है। शिक्षा विभाग में कनिष्ठ व्याख्याताओं के पद नहीं भरे जाने के बावजूद वे अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे पिछले 10 वर्षों से अतिथि व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी नौकरी को नियमित नहीं करना अनुचित है। टीडीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योत्सना ने आरोप लगाया राज्य के शिक्षा मंत्री उत्सव मूर्ति बन गए हैं। वह एनटीआर भवन में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोली। उन्होंने कहा वर्ष 2014 में राज्य गठन के दौरान सरकारी स्कूल में 40 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे थे और वर्ष 2023 में 22 लाख छात्र पढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा राज्य में 4,800 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, इस सवाल का जवाब कौन देगा? शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? 9 साल बाद भी बंगारू तेलंगाना में एक भी जूनियर लेक्चरर की नियुक्ति नहीं की है। शासकों को शर्म आनी चाहिए, वे क्या शासन कर रहे हैं? उन्होंने पूछा क्या स्कूलों और विश्वविद्यालयों में खाली पदे भरे हैं? अगर सीएम केसीआर ईमानदार हैं तो उन्हें राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों से बात करनी चाहिए। वर्ष 2014 के बाद राज्य में शिक्षा के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? उन्होंने मांग की सरकार इस मामले पर श्वेत पत्र जारी करे। देश में मौसम को लेकर खूब चर्चा हो रही है। भारी बारिश से उत्तर भारत बेहाल है। उत्तर से दक्षिण की ओर आयात होने वाले फल और सब्जियां बंद हो गई हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इन्हें दूसरे देशों से आयात कर रही है, इसलिए कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई। बारिश के कारण कई इलाकों में फसलें खराब होने से सब्जियां और कीमतों में उछाल आया है। मौसम की मार के कारण देश भर में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में आग लगी हुई है। बाजार में कोई भी सब्जी 60 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है। चावल की कीमतें भी बढ़ रही है। इससे आम लोग सहमे हुए हैं। मध्यम और गरीब लोग अपनी आय से समायोजन कर रहे हैं क्योंकि वे सब्जियां खरीदने और अपनी पसंद का खाना खाने में असमर्थ हैं। अंततः आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का असर सरकारों पर पड़ा है। केंद्र सरकार ने पहले से ही टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया है। पेट्रोल से भी महंगा टमाटर सस्ता अब उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। पहले टमाटर उगाने वाले किसानों को परिवहन शुल्क भी नहीं मिला था। इसके चलते किसान ट्रकों में लेकर आए टमाटर सड़क पर फेंक कर जाते थे। अब टमाटर की मांग इतनी बढ़ गई है कि इसकी आपूर्ति कम हो गई है। एक सर्वे से पता चला है कि देश में 65% लोग कीमतें बढ़ने के कारण टमाटर खरीदने को तैयार नहीं। ऐसे में मौसम और राजनीति के बीच कोई रिश्ता है या नहीं, यह बात एक बार फिर सामने आ गई। 2001 से 3 के बीच संयुक्त आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ा और 2004 के चुनाव में इसका तत्कालीन
टीडीपी सरकार पर काफ़ी असर दिखा। चंद्रबाबू सरकार चाहे कितना भी विकास कर ले, लेकिन तेलुगु लोग सूखे को नहीं भूल पाए हैं। उस समय स्थिति में बाधा डालकर विपक्षी दल के नेता टीडीपी की आलोचना करते हैं। साथ ही 2013 में कीमतों में भारी बढ़ोतरी का तत्कालीन यूपीए सरकार पर गंभीर असर पड़ा था। इसी के प्रभाव से 2014 में जनता ने एनडीए सरकार को बम्पर बहुमत दिया। इसके अलावा 2020 में हैदराबाद में हुए जीएचएमसी चुनाव पर भी मौसम का गंभीर प्रभाव पड़ा। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पूरा शहर पानी में फंस डूब गया था और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद के चुनाव में केसीआर सरकार का विरोध किया। जीएचएमसी चुनाव में कई जगहों पर टीआरएस के उम्मीदवार हार गए। 2016 में 99 सीटें जीतने वाली केसीआर की पार्टी को 2020 में सिर्फ 43 सीटों का नुकसान हुआ है और वह सिर्फ 56 सीटों पर सिमट गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले चुनाव पर मौसम का गंभीर असर पड़ने की आशंका है। पिछले साल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू गए। खासकर पेट्रोल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। खाने के तेल की कीमत भी 200 रुपये के पार पहुंच गई है। उस समय कई राज्यों में चुनाव आए। इसके चलते मोदी सरकार ने कदम उठाया और पेट्रोल की कीमतों को कम करने के सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। हालांकि लोगों को मालूम है कि कीमतों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। दूसरी ओर दूध के दाम महीने दर महीने बढ़ते जा रहे हैं। इसकी परवाह करने वाले कोई नहीं। इससे बच्चों को दूध नहीं दे पाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आंध्र प्रदेश में दूध की कीमतों पर जगन सरकार के रुख को सोशल मीडिया पर आलोचना की गई है। अंततः यह पहले भी कई बार साबित हो चुका है कि सरकार चाहे कितनी भी कल्याणकारी योजनाएं लागू करे, अगर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम नहीं हुई तो जनता चुनाव में अपने वोट के हथियार से इसका जवाब देगी। जहाँ तक तेलुगु राज्यों की बात है तो हाल ही में भारी बारिश के कारण सड़कें खराब हो गई हैं। यह कहा जाना चाहिए कि मोटर चालकों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ अवर्णनीय है। खासकर आंध्र प्रदेश में जगन सरकार सड़कों को लेकर लापरवाह है। कई स्थानों पर सड़कें अच्छी हालत में नहीं है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर साल आरएनडीबी विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम जगन सड़क बनाने का वादा करते हैं, लेकिन यह कागजों तक ही सीमित है। लोग सरकार से नाराज हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर आगामी चुनाव में जरूर पड़ेगा। कुल मिलाकर मौसम और राजनीतिक के बीच अटूट रिश्ता है। राजनीतिक जानकार यह साफ कर रहे हैं कि मौसम का असर अगले चुनाव पर भी पड़ने वाला है। तेलंगाना सरकार का भी यह हाल होने का संकेत है। जीएचएमसी मेयर विजया लक्ष्मी ने सुझाव दिया, राज्य भर में भारी बारिश के मद्देनजर ग्रेटर के सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। लोगों को कोई भी समस्या आने पर कंट्रोल रूम के नंबरों के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क कर समाधान करने को कहा गया है। उन्होंने जीएचएमसी मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों से शिकायतों और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा, हैदराबाद में 483 जर्जर प्राचीन इमारतों की पहचान की गई है और उनमें रहने वाले 135 लोगों को निकाला गया है। इसमें सामने आया कि 5 दिनों में 946 शिकायतें मिली और उनका समाधान करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेता पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस पार्टी को आलोचना की है। उन्होंने कहा, बीआरएस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चाहे कितना भी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर ली जाए, कितने भी हथकंडे अपने लिया जाए और हजारों करोड़ खर्च दिए जाए, कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी और कांग्रेस का ही व्यक्ति सीएम बनेगा। पूछा गया, केसीआर अगले चुनाव में 25 से 30 मौजूदा विधायकों को क्यों बदलना चाहते हैं। पोंगुलेटी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, वे गलत प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चल रही है। वो भट्टी विक्रमार्का और रेणुका चौधरी के साथ काम करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया, कांग्रेस खम्मम जिले की सभी सीटें जीतेंगी। उन्होंने सत्ता धर्म विमुख जनप्रतिनिधियों से अपने घरों तक सीमित रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, लोग केसीआर को हटाने के लिए बेचैन हैं। टीपीसीसी प्रवक्ता कलवा सुजाता ने एमएलसी कविता से कांग्रेस की आलोचना करने से पहले केसीआर का इतिहास जानने का आग्रह किया है। कलवा सुजाता ने कहा, तेलंगाना राज्य का गठन केवल कांग्रेस के साथ ही संभव था। कविता को ऐसी पार्टी के बारे में बात करने का
कोई अधिकार नहीं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा, साइबर अपराधियों ने चीनी केंद्रीय निवेश के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की है। उन्होंने हैदराबाद के कमांड कंट्रोल रूम में बड़े घोटाले का खुलासा किया। सीपी ने कहा, चिकड़पल्ली के पीड़ित की शिकायत पर चेन्नई सेंटर में सक्रिय इस गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद के कई लोगों ने एक गैंग बनाया और इस गैंग से पीड़ित को टेलीग्राम ऐप के जरिए रेट एंड रिव्यू के नाम पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर मिला। बाद में पीड़िता ने ट्रेनिंग बूस्ट 99.com पर रजिस्ट्रेशन कराया। शुरुआती में वेबसाइट के जरिए पीड़ित को 5 काम दिए जाते थे। पीड़ित को पहले 1000 रुपये लगाने पर 866 रुपये का फ़ायदा हुआ। हर बार पीड़ित द्वारा निवेश की गई राशि ऑनलाइन वॉलेट में प्रदर्शित होती है। इस विंडो में दिखाई गई राशि को पीड़ित द्वारा निकालने की अनुमति नहीं है। इस तरह कुल पीड़ित को 28 लाख का नुकसान हुआ। हैदराबाद का साइबर क्राइम यूनिट जो है भारी पैमाने पर एक चाइनीज़ के द्वारा चलाया जा रहा एक फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को डिटेक्ट किया है। 4-5 महीने से इसका तहकीकात हो रहा है और उनको आज आपके आगे पेश कर रहे हैं। ये आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में ये साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं ये बीच। इसके बारे में पुलिस सब लोग बहुत अपील करने के बावजूद ये फ्रॉड्स होते जा रहे हैं और हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रोज़ 15 से 25 कंप्लेंट आ रहे हैं। कितना बोलने पर भी ये जो फ्रॉड्स हैं कई तरीके के हैं। मैरिज फ्रॉड्स हैं, लोन फ्रॉड्स हैं और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड तो पुराना तरीका है लोगों को डुबाने का। ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स जो है अभी जो हमने डिटेक्ट किया है वो एक नया उसमें तरीका उन्होंने यूज़ किया है, मोडस ऑपरेंडी। इसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो ऐप्स हैं उसके ज़रिए वो लोगों को मैसेजेस भेजते हैं कि आपको टास्क करना है और पता नहीं इसमें सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिसका सैलरी है 12 लाख, 30 लाख, 50 लाख सैलरी वाले भी इसके ज़रिए उनको उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा, राज्य में अपराध पंजीकरण सीमित है। डीजीपी अंजनी कुमार ने राज्य में अपराध और कार्यात्मक कार्यक्षेत्रों पर पुलिस आयुक्तों और जिला एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ माध्यम से समीक्षा की। इस बैठक में सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक महेश भागवत, महिला सुरक्षा प्रभाग के अतिरिक्त महानिदेशक शिखा गोयल, कार्मिक के अतिरिक्त महानिदेशक सौम्या मिश्रा, शांति और सुरक्षा प्रभाग के अतिरिक्त महानिदेशक संजय कुमार जैन, आईजी शहनवाज कासिम ने भाग लिया। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा, राज्य में अपराधों की संख्या कम है और जिन मामलों में अपराधों की जांच पूरी हो गई उनमें अच्छी प्रगति है। उन्होंने कहा, पिछले साल 55 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। इस साल अब तक 88 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। यह तेलंगाना पुलिस की व्यावसायिकता का उदाहरण है। उन्हें अपने अपने क्षेत्र में हो रहे अपराधों की वैज्ञानिक समीक्षा करनी चाहिए। वे अपराध क्यों हो रहे हैं। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को अपनी जड़ों का पता लगाने और सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी। उन्होंने साफ किया, चेन स्नैचिंग जैसे अपराधों से सख्ती से निपटा जाए। And I welcome you all to the monthly/half-yearly crime review meeting. First of all, as Mahesh has mentioned, the good news is that the state is under permissible limit of UI cases for 15th consecutive month, and for that I compliment all the unit officers and their entire team for the effort and the coordinated planning what you have exhibited. A great achievement by each one of you. Now some of the unit which requires a little more push, so I request all these unit officers to kindly have a coordinated effort to see that by next month things should improve. The multi-zone 1 and multi-zone 2 unit both are in permissible limit. Sharabaz, am I okay? Yes, sir, multi-zone 2 is okay. Then as far as disposal is concerned, Rajkonda Commissionerate have disposed of highest number of UI cases. So I compliment Chauhan Commissioner Rajkonda and the entire team.
And within that, Malkajgiri zone of Rajkonda Commissionerate has disposed of 160 UI cases. Is the DCP there, Malkajgiri? Yes, sir. Bharti, congratulations to you and your entire team. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇవి కేస్ బై కేస్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది సార్. కొన్ని సీసీ నెంబర్స్ కూడా లాంగ్ పెండింగ్ ఉంటాయి సార్, అవి కూడా అన్ని తీసుకోవడం జరిగింది సార్. Identified certain key parameters which were sliding us down in some of the things. One of the important key parameter was increase in the UI cases. So that we took and then we conducted a meeting with all the DCPs, and that was being monitored almost on the day-to-day basis. And weekly basis, definitely the entire discussion used to be on that. So the DCPs and ACPs and SHOs, they are to be given credit, sir. They raised up to the occasion. And नोबेल पीस अवार्ड प्राप्त सत्यार्थी कैलाश ने कहा, तेलंगाना पुलिस महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने में देश भर में अनुकरणीय है। उन्होंने डीजीपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में डीजीपी अंजनी कुमार, एडिशनल डीजी शिखा गोयल, महेश भागवत, सौम्या मिश्रा, संजय कुमार जैन, आईजी विक्रम, जीत सिंह माहन, शहनवाज कासिम समेत राज्य के पुलिस कमिश्नर एसीपी शामिल हुए। इस मौके पर नोबेल पुरस्कार विजेता सत्यार्थी कैलाश ने कहा, एक पुलिस अधिकारी का बेटा होने के नाते वह कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण को जानते हैं। तेलंगाना राज्य में महिलाओं और बच्चों को मानव तस्करी से बचाने के लिए पुलिसिंग पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। हजारों लापता बच्चों का पता लगाकर उन्हें उनके माता पिता से मिलाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह सराहनीय है। बढ़ती प्रौद्योगिकी और सूचना क्रांति के साथ यूट्यूब पर अश्लील वीडियो और साहित्य बहुतायत में उपलब्ध है और इसके साथ ही बच्चों ने यौन शोषण बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। बच्चों का यौन शोषण एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हालांकि जब हर पीड़ित को अपने बच्चे के रूप में माना जाएगा और पूरी तरह से जांच की जाएगी तो आरोपियों को दंडित किया जाएगा और बच्चों के खिलाफ अपराध कम हो जाएंगे। I am here to congratulate you for what you have done. And I am here to say, and I would underline that you have proven yourself exemplary in dealing with the issues related to most marginalized and vulnerable children, women and girls and poor people. And that is something special, and all police officers in the country must be inspired and learn from you. I always say that a police personnel is the first face of governance. So even a police constable is the first face of system, institution of governance and the state. And that gives you a much deeper responsibility. Because you are not just someone who is fighting crimes and solving them, but you are also the custodian of faith of ordinary citizen in the system. If the police personnel fail to build that confidence, it is also the beginning of failing his or her ordinary person's faith in the governance, and you start thinking, oh, nothing is possible. But in Telangana, you have reversed that. You have been able to bring that faith in the ordinary people. Because I have met a number of young people who have been rescued, who have been repatriated to Bihar, to Odisha, to Uttar Pradesh. If someone like me who is sitting in Bihar and somebody says that I have been rescued by Telangana police. मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में मणिपुर के बीजेपी सीएम ने तुरंत पद छोड़ने के लिए सीपीआईएम के तत्वाधान में रैली की। सीपीआईएम ग्रेटर हैदराबाद सेंट्रल सिटी कमेटी के नेतृत्व में शहर में गोलकोंडा क्रॉस रोड से आरटीसी क्रॉस रोड तक विरोध प्रदर्शन किया गया। सीपीआईएम नेताओं ने मणिपुर में 3 आदिवासी महिलाओं के साथ हुए सामूहिक बलात्कार को पूरे देश के लिए अपमानजनक बताया है। इस हिंसा का मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी और सीएम बीरेंद्र सिंह की चुप्पी को बताया गया। बीजेपी की शैली बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारे के शब्दों तक ही सीमित है। उन्होंने मणिपुर में तत्काल शांति की मांग की है। पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पिछले महीने की 30 तारीख को नामपल्ली में सीबीआई अदालत में एकत्रित किए गए मुख्य बयानों को पेश किया। इस हद तक की बात सीबीआई कोर्ट में पेश किए गए बयानों से सामने आई, जिसमें गवाह के तौर पर सीएम जगन के ओएसडीपी कृष्ण मोहन रेड्डी, रिटायर्ड सीएस अजय कल्लम,
YSRP नेता उमा रेड्डी वेंकटेश्वरलू और जगन के अटेंडेंट गोपी राजू नवीन कुमार शामिल थे। विवेका हत्याकांड के संबंध में CBI द्वारा जुटाए गए कुछ और बयान आज सामने आए। इसमें विवेकानंद रेड्डी को मृत्यु से पहले और बाद में क्या हुआ, किसने क्या सलाह दी, विवेका की बेटी नरेडी सुनीता को अविनाश रेड्डी पर कब शक हुआ, YS भारती ने सुनीता से क्या कहा, सलाहकार सागनाला रामकृष्ण रेड्डी ने क्या कहा, विवेका की हत्या पर सुनीता के प्रति राजशेखर का क्या बयान था। आज प्रमुख बातें सामने आई।